अब तक आपने 15 लेक्चर मेरे साथ कंप्लीट किए। ज्योग्राफी ऑप्शनल, भूआकृतिक विज्ञान, ये 16वां लेक्चर है। अब तक 15 लेक्चर में आपने क्या क्या पढ़ा, एक बार गिना देते हैं। आपने पृथ्वी का आंतरिक संरचना पढ़ा, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। उसके बाद आपने महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत पढ़ा। फिर आपने सागर नितल प्रसरण पढ़ा। फिर आपने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा। उसके बाद आपने पर्वत निर्माण के संदर्भ में 3 सिद्धांत पढ़े, कोबर का भूसन्नति, होम्स का संवहन तरंग सिद्धांत और प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी किस तरह से पर्वत उत्पत्ति की व्याख्या करती है, उसको भी आपने पढ़ा। अगला अध्याय यानी लेक्चर तो 16वां है, लेकिन अगले अध्याय का नाम है ज्वालामुखीयता। सिलेबस में इसी नाम से लिखा हुआ है, ज्वालामुखीयता। वही इसका अर्थ होता है ज्वालामुखी क्रिया। इंग्लिश में इसे वोल्केनिसिटी कहते हैं। ज्वालामुखीयता अर्थात वोल्केनिसिटी। आइए इसे देखते हैं। ज्वालामुखी बड़ा ही एक रोचक परिघटना होती है। ज्वालामुखी क्रिया कुछ भी नया नहीं है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में चाहे रचनात्मक प्लेट किनारा हो या विनाशी प्लेट किनारा या एक तीसरा किनारा होता है संरक्षित प्लेट किनारा, तो मुख्य रूप से आपने रचनात्मक और विनाशी प्लेट किनारे के सहारे देखा और समझा कि कहां कहां ज्वालामुखी क्रिया होती है या कहां कहां संभव हो सकती है और उसके कारण क्या क्या है। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी अगर आपने ढंग से पढ़ रखी है तो यकीन मानिए ज्वालामुखीयता यानी ज्वालामुखी क्रिया के संदर्भ में कोई भी सवाल आएगा आप उसे कर देंगे, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया की सबसे सटीक व्याख्या प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के द्वारा ही होती है। आप बहुत आसानी से दिखा सकते हैं कि ज्वालामुखी क्रिया किस तरह से रचनात्मक और विनाशी प्लेट किनारे के सहारे संपन्न होती है ना। लेकिन उसमें प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में केवल उतना ही बताएंगे, उन्हीं गतिविधियों को बताएंगे जिससे प्लेट ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या होती है। पूरा प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी नहीं लिखना है, उतना ही लिखना है जिससे ज्वालामुखी क्रिया को दिखाया जा सके कि ग्लोब पर या भूपटल पर कहां कहां ज्वालामुखी क्रिया हो रही है। आइए हम अलग से इसको एक बार फिर से देख के समझ लेते हैं। सबसे पहले तो ज्वालामुखीयता होती क्या है, इसको हम परिभाषात्मक रूप में समझ लेते हैं। क्या होता है ज्वालामुखी? एक लाइन में अगर कहा जाए तो आप देखते हैं कि भू सतह पर लावा का उद्गार होता है। जब भू सतह पर यानी ग्लोब पर कहीं भी सतह पर लावा का उद्गार होता है तो हम कहते हैं ज्वालामुखी क्रिया होती है। लावा के उद्गार के समय और क्या क्या निकलता है? गैसें निकलती हैं। गैसों में सबसे बड़ी गैस क्या होती है? जलवाष्प। लावा जलवाष्प के माध्यम से ही भूपटल की चट्टानों को तोड़ता है और बाहर निकल आता है। यानी अगर जलवाष्प न हो पाए तो ज्वालामुखी क्रिया भी भूपटल को तोड़कर नहीं हो पाएगी। जलवाष्प के माध्यम से ही लावा भूपटल को तोड़ता है, तो लावा के साथ जलवाष्प होता है। और क्या होता है? भूगर्भ से निकलता है लावा तो कुछ विखंडित पदार्थ अर्थात चट्टानों के टुकड़े, लावा के साथ साथ चट्टानों के टुकड़े भी बाहर निकलते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विखंडित पदार्थ। और क्या निकलता है? कुछ धूल कण निकलते हैं, कुछ राख निकलती है, क्योंकि ज्वालामुखी क्रिया जब होती है तो पूरा आसमान काला हो जाता है, जो कि राख के कारण होता है ना। तो इसको परिभाषात्मक रूप में आप ऐसे कह देंगे कि पृथ्वी के भीतर लावा और गैस की उत्पत्ति से लेकर भू सतह पर और साथ ही पृथ्वी के भीतर चट्टानों में, भूपटल की चट्टानों में, यानी लावा केवल भू सतह पे ही प्रकट नहीं होता है। कभी कभी लावा बाहर निकलता है यानी भू सतह पर प्रकट नहीं हो पाता, अंदर ही चट्टानों की दरारों में फंसकर रह जाता है। तो लावा जरूरी नहीं कि भू सतह पर ही आए, कभी कभी चट्टानों के अंदर दरारों में फंसकर रह जाता है। तो पृथ्वी के भीतर लावा और गैस की उत्पत्ति से लेकर उनके भूपटल के चट्टानों की दरारों और भू सतह पर प्रकट होने की संपूर्ण क्रिया को ज्वालामुखीयता या ज्वालामुखी क्रिया कहते हैं। जिस छिद्र से होकर ये देख रहे हैं, ये एक तरह से ज्वालामुखी पर्वत है, लेकिन शुरू में जब ज्वालामुखी क्रिया होती है तो तुरंत पर्वत नहीं बन जाता है। पहले भूसतह पर ज्वालामुखी क्रिया होती है। ये सतह, यहाँ पे क्या है? ये आपकी सतह। सबसे पहले ज्वालामुखी क्रिया सतह पर होती है, बाद में बढ़ते बढ़ते यहां तक चलाता है। तो जिस छिद्र से होकर निश्चित पदार्थ बाहर आते हैं,
ठीक है। निश्रित पदार्थ मतलब लावा, चट्टान के टुकड़े, गैस, राख, धूलकण, इसे हम क्या कहते हैं? निश्रित पदार्थ मतलब बाहर निकलने वाले पदार्थ। तो निश्रित पदार्थ जिस छिद्र से होकर बाहर आते हैं, है ना, उसे हम ज्वालामुखी कहते हैं। उस छिद्र को क्या कहते हैं? ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है। जब निश्रित पदार्थ छिद्र के चारों तरफ विखंडित पदार्थों के साथ जब लावा विखंडित पदार्थों के साथ छिद्र के चारों तरफ जमा हो जाता है तो उससे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण हो जाता है। यानी पर्वत का जो छोटा रूप होता है, शंकु क्या होता है? इस आकृति को हम क्या कहते हैं? इस आकृति को हम शंकु कहते हैं, है ना। तो निश्रित पदार्थ छिद्र के चारों तरफ विखंडित पदार्थों के साथ जमा हो जाते हैं तो उससे हम ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। जब ज्वालामुखी शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसे हम ज्वालामुखी पर्वत कहते हैं, है ना। ज्वालामुखी पर्वत के शीर्ष पर जो छिद्र होता है वो एक पतली नली के माध्यम से भूगर्भ से जुड़ी होती है। शीर्ष पर जो छिद्र है वो एक पतली नली के माध्यम से भूगर्भ से जुड़ी होती है। इस पतली नली को हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। ठीक है, ज्वालामुखी नली। जब शंकु के शीर्ष पर स्थित छिद्र काफी बड़ा हो जाता है, क्योंकि बार बार विस्फोट होने से उसका आकार बढ़ता रहता है ना। अगली बार जब फिर विस्फोट होगा तो उसका आकार और ज्यादा बढ़ जाता है। तो जब ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित छिद्र यानी ज्वालामुखी छिद्र का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का भी आकार बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है तो उसे हम काल्डेरा कहते हैं। क्या? काल्डेरा, आधा ल लगा हुआ है, काल्डेरा। यानी क्रेटर का ही बड़ा रूप है काल्डेरा। ये जब बरसात का पानी इसमें भर जाता है, कभी कभी इसका आकार बहुत बड़ा हो जाता है। यानी जितना ही पर्वत विस्तृत होता जाएगा, ज्वालामुखी पर्वत जितना ही बड़े भूगोल में विस्तृत होता जाएगा, ये काल्डेरा अर्थात क्रेटर भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। तब उसमें जब बरसात का पानी भर जाता है तो उसे हम क्रेटर झील या काल्डेरा लेक कहते हैं, काल्डेरा झील। आप समझ गए? तो ये तो आपने ज्वालामुखी के स्वरूप और उसकी आकृति को समझा। ये ज्वालामुखी नदी से ही होकर लावा बार बार बाहर निकलता है और विस्फोटक रूप में बाहर प्रकट होता है। विखंडित पदार्थ फिर चारों तरफ फैल जाता है लावा के साथ, जिससे पर्वत का आकार लगातार बढ़ता रहता है। हाँ, इसके बाद हम समझेंगे कि ज्वालामुखी क्रिया कितने तरह की होती है, कितने प्रकार की होती है। ज्वालामुखी क्रिया 2 प्रकार की होती है। भूपटल पर जितनी भी ज्वालामुखी क्रियाएं हैं वो मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं। ये कौन कौन सी हैं? भूपटल पर होने वाली ज्वालामुखी क्रिया 2 प्रकार की होती है। एक दरारी उद्गार। दरारी उद्गार का मतलब होता है किसी दरार से होकर जब लावा बाहर निकलता है तो उसे हम दरारी उद्गार कहते हैं। ठीक है। तो भूपटल पर ज्वालामुखी क्रिया 2 प्रकार की होती है। पहला दरारी उद्गार द्वारा और दूसरा केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। पहला हेडिंग है जब दरारी उद्गार द्वारा। पहले इसे समझ लेते हैं। दरारी उद्गार के अंतर्गत लावा किसी दरार से होकर निकलता है। सिंपल सी बात है। जब लावा किसी दरार से होकर निकले तो उसे हम कहते हैं दरारी उद्गार द्वारा, है ना। तो दरारी उद्गार के अंतर्गत लावा किसी दरार से होकर शांत रूप में, शोर नहीं मचाता है, शांत रूप में धीरे धीरे बाहर निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। ऐसा तब होता है जब लावा के साथ वाष्प की मात्रा यानी जल वाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। दरारी उद्गार तब होता है जब लावा के साथ जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। दरारी उद्गार के अंतर्गत जो लावा बाहर निकलता है वो बहुत ही तरल होता है, पानी की तरह होता है। तरल होने के कारण आसानी से वो आसपास के वृहद भूभाग में फैल जाता है और फैलकर जम जाता है। जब बार बार लावा का दरारी उद्गार होता है तो आसपास के क्षेत्र में लावा की कई परतें जमा होती चली जाती हैं। लंबे समय काल में जब बार बार दरारी उद्गार होता है तो लावा की कई परतें एक के ऊपर एक बिछती चली जाती हैं, जिससे धीरे धीरे लावा पठार का निर्माण हो जाता है। किसी धरातल पर किसी क्षेत्र में अगर बार बार लावा का दरारी उद्गार हो रहा है यानी धीरे धीरे निकल रहा है तो हमने बताया कि दरारी उद्गार से जो लावा निकलता है वो तरल होता है, आसानी से फैल जाता है। तो जब बार बार दरारी उद्गार होता है तो किसी क्षेत्र में लावा की कई परतें बिछ जाती हैं और ऊंचाई बढ़ती जाती है। परिणाम स्वरूप लावा पठार का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए
भारत में जो दक्कन का लावा पठार है, महाराष्ट्र क्षेत्र में जहां काली मिट्टी पाई जाती है, तो उदाहरण के लिए भारत में दक्कन का लावा पठार और अमेरिका का यानी यूएसए का कोलंबिया पठार, ये दोनों दरारी उद्गार से ही निर्मित हुए हैं। दक्कन का लावा पठार और यूएसए का कोलंबिया पठार। दक्कन का लावा पठार भारत में कैसे निर्मित हुआ? जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था, जब दो भूभाग टूटकर अलग होंगे तो बीच में दरार का निर्माण होगा ना, तो इसी तरह जब प्रायद्वीपीय भारत अफ्रीका से टूटकर अलग हो रहा था तो लावा का दरारी उद्गार हुआ। उसी समय लावा प्रायद्वीपीय भारत के क्षेत्र में बृहद भूभाग में फैल गया और वर्तमान में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में काली मिट्टी के क्षेत्र पाए जाते हैं, यानी दक्कन का लावा पठार का निर्माण हुआ उससे। ये हो गया दरारी उद्गार द्वारा। दरारी उद्गार में जलवाष्प की मात्रा कम होती है, यानी गैसों की मात्रा कम होती है और विखंडित पदार्थ भी कम होते हैं, क्योंकि लावा इतने शांत रूप में बाहर निकलता है कि चट्टानों को बाहर नहीं ला पाता, धीरे धीरे बाहर निकल आता है। तो इसमें विखंडित पदार्थों की मात्रा बहुत कम होती है, यानी चट्टान कम पाए जाते हैं लावा के साथ। अब आते हैं केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। ठीक है, केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत लावा तीव्र गति से, पहले तो इसे समझे, केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत लावा किसी छिद्र के माध्यम से, दरारी उद्भेदन में दरार के माध्यम से निकलती है और इसमें छिद्र के माध्यम से निकलती है ना। तो इसके अंतर्गत यानी केंद्रीय उद्भेदन के अंतर्गत लावा किसी छिद्र के माध्यम से तीव्र गति से विस्फोटक रूप में से भूसतह पर प्रकट होता है। विस्फोट करते हुए, खूब तेज आवाज करते हुए, यानी धक्के के साथ धरातल पर प्रकट होता है। केंद्रीय उद्भेदन में लावा के साथ गैस और विखंडित पदार्थ की मात्रा काफी अधिक होती है, यानी चट्टानों के टुकड़े भी साथ साथ बाहर आते हैं, क्योंकि इतनी तीव्र गति से उसमें इतना बल होता है कि पृथ्वी के भूगर्भ से चट्टानों को भी लेकर बाहर चला आता है, तो उसमें गैस और विखंडित पदार्थ की मात्रा काफी अधिक होती है। केंद्रीय उद्भेदन तब होता है, ज्वालामुखी का केंद्रीय उद्भेदन यानी केंद्रीय उद्गार तब होता है जब लावा के साथ जलवाष्प की मात्रा काफी अधिक होती है, जिसके परिणाम स्वरूप जलवाष्प कमजोर भूपटल को तोड़कर विस्फोटक रूप में बाहर प्रकट होता है और लावा भी बाहर निकल जाता है ना। तो केंद्रीय उद्भेदन द्वारा जो ज्वालामुखी बनते हैं वो काफी विनाशक होते हैं। विस्फोट इतना तगड़ा होता है कि आसपास के क्षेत्रों में भूकंप भी आ जाता है। अब आप समझ गए कि दरारी उद्गार और केंद्रीय उद्भेदन में क्या अंतर है। आइए अब हम देखते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार की परिस्थितियां कौन सी होती है। उद्गार मतलब जो लावा बाहर निकलता है उसे हम उद्गार कहते हैं। तो हम समझते हैं कि ज्वालामुखी उद्गार की परिस्थितियां क्या क्या होती हैं। परिस्थितियों को हम प्लेट टेक्टोनिक के माध्यम से समझते हैं। सबसे पहले तो आप ये मान लीजिए कि अब तक ज्वालामुखी क्रिया की व्याख्या करने वाले जितने भी सिद्धांत हैं उसमें सबसे सफल सिद्धांत प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है। यानी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एकमात्र सिद्धांत है जो ज्वालामुखी क्रिया की सटीक व्याख्या करती है। प्लेट किनारों और ज्वालामुखी क्रिया में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है। यानी जहां पर भी भूपटल पर प्लेट किनारे हैं, ये देख रहे हैं ना, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेट किनारा, नजका प्लेट के सहारे कटक जो है प्रशांत महासागर में, नजका प्लेट और अमेरिकन प्लेट जहां टकरा रहे हैं एंडीज पर्वत के सहारे, है ना, ये रॉकीज पर्वत के सहारे अमेरिकन प्लेट और प्रशांत प्लेट रॉकीज पर्वत के सहारे यहाँ पे टकरा रहे हैं, तो पर्वत का निर्माण हुआ है। इसी तरह से ये मध्य अटलांटिक कटक के सहारे प्लेटें परस्पर दूर हट रही हैं, यानी रचनात्मक किनारा है। यहाँ से एक रेखा पूर्व की ओर चली आई, यानी प्लेट किनारे हैं। यहाँ पर यहाँ यूरेशियन प्लेट किनारा है और दक्षिण में क्या है, अफ्रीकन किनारा है। अफ्रीकन प्लेट, उत्तर में यूरेशियन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट यूरेशियन प्लेट में आपस में टकराव हो रहा है। यही कारण है कि भूमध्य सागर में ज्वालामुखी पाए जाते हैं, है ना। कौन कौन से हैं, स्ट्रोम्बोली और एटना और स्ट्रोम्बोली नामक ज्वालामुखी भूमध्य सागर में क्यों पाए जाते हैं, आप समझ सकते हैं, क्योंकि यूरेशियन प्लेट और अफ्रीकन प्लेट यहाँ पे टकरा रहा है और यहाँ पर इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, तो हिमालय पर्वत की उत्पत्ति हो गई है। यानी कहीं प्लेटें दूर हट रही हैं, कहीं आपस में टकरा रही हैं। इन दोनों ही क्षेत्रों को हम क्या कहते हैं, प्लेट किनारा कहते हैं, है ना। तो ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट किनारों में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है ना। तो ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट किनारों में घनिष्ठ संबंध देखा जाता है, क्योंकि प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार की सभी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार हेतु सभी परिस्थितियां यहाँ पर विद्यमान होती हैं।
जैसे प्लेट किनारे कौन कौन सी परिस्थितियां हैं? पहली परिस्थिति क्या है कि प्लेट किनारे आपस में सटे हुए हैं और गतिशील हैं। प्लेट किनारे आपस में सटे हुए हैं, ये देखिए हर जगह प्लेट किनारे आपस में सटे हुए हैं, सटे हुए और गतिशील हैं। गतिशील मतलब तीन तरह की गति, दूर जा रहे हैं या पास आ रहे हैं या अगल बगल सरक रहे हैं। दूर जा रहे हैं तो रचनात्मक किनारा, पास आ रहे हैं तो विनाशी प्लेट किनारा, अगल बगल सरक रहे हैं तो संरक्षी प्लेट किनारा। तो प्लेट किनारे परस्पर सटे हुए और गतिशील हैं, इस दृष्टि से इसलिए विवर्तनिक रूप से वो अस्थिर क्षेत्र है। सटे हुए और गतिशील होने के कारण प्लेट किनारे विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र हैं। प्लेट किनारे मेंटल के ऊपर स्थित हैं, जो कि अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है। प्लेट किनारे मेंटल के ऊपर स्थित है, यानी ये है प्लेट, ये भूपटल की अलग अलग प्लेटें और नीचे क्या है? मेंटल है ना। तो प्लेट किनारे मेंटल के ऊपर स्थित है, जो कि अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है ना। अधिकतर प्लेट किनारे महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। आप देख रहे हैं एंडीज के पश्चिम में यहाँ जो प्लेट किनारा ये भी देखिए तट पर स्थित है। ये सब देखिए महासागरीय क्षेत्र, प्रशांत महासागर में। यहाँ पर मध्य अटलांटिक कटक के सहारे जो किनारा पाया जाता है वो भी महासागरीय क्षेत्र में है। ये सारे किनारे, अधिकांश प्लेट किनारे आप देख रहे हैं महासागरीय क्षेत्रों में है। यानी भूपटल पर अधिकतर प्लेट किनारे महासागरीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं, है ना, जिससे ज्वालामुखी क्रिया हेतु पर्याप्त मात्रा में जलवाष्प की आपूर्ति सुनिश्चित होती है ना। प्लेट किनारे महासागरों में है और वहां पे जलवाष्प की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। यानी कहीं भी अगर लावा का निर्माण हुआ तो वो लावा पानी को गर्म करके जलवाष्प बना देता है ना। तो प्लेट किनारे महासागरों में स्थित होते हैं, इसलिए वहां पे जलवाष्प की आपूर्ति सुनिश्चित हो जाती है। विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर होने के चलते प्लेट किनारे विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र है। इसके चलते वहां पे भूपटल कमजोर होता है। फिर से बोल रहा हूं, प्लेट किनारे विवर्तनिक दृष्टि से अस्थिर क्षेत्र है, वहां पर भूपटल कमजोर होता है, जिससे लावा आसानी से भूपटल को तोड़कर भूसतह पर प्रकट हो जाता है। यही कारण है कि भूपटल पर 95% ज्वालामुखी क्रिया प्लेट किनारों के सहारे ही संपन्न हो रही है। भूपटल पर 95% ज्वालामुखी क्रिया जो है प्लेट किनारों के सहारे ही संपन्न होती है। क्लियर? प्लेट किनारे कितने प्रकार के होते हैं आप जानते हैं? रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा और संरक्षित प्लेट किनारा। रचनात्मक प्लेट किनारे को हम अपसारी प्लेट किनारा भी कहते हैं, क्योंकि वहां प्लेटों के बीच अपसरण होता है, दूर हटती हैं। तो प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं। एक रचनात्मक, इसे हम यहाँ पे अपसारी लिखते हैं। कुछ नया भी समझते हैं, हर बार एक ही शब्द बोरिंग हो जाएगा। अपसारी प्लेट किनारा, वही रचनात्मक प्लेट किनारा, उसी दूसरे शब्दों में अपसारी प्लेट किनारा। क्यों? क्योंकि प्लेटों में अपसरण होता है, दूर हटते हैं वहां पे। एक अपसारी प्लेट किनारा, दूसरा अभिसारी, जहां पे प्लेटों में अभिसरण होता है उसे हम अभिसारी प्लेट किनारा कहते हैं। और तीसरा है संरक्षित प्लेट किनारा। तो प्लेट किनारे 3 प्रकार के हैं, अपसारी, अभिसारी और संरक्षित प्लेट किनारा। फिलहाल हम सबसे पहले अपसारी प्लेट किनारे के सहारे जो ज्वालामुखी क्रिया होती है भूपटल पर, उसे समझते हैं। जब दो प्लेटें परस्पर विपरीत दिशा में सरकती हैं, जैसे हम मध्य अटलांटिक कटक के सहारे ले लेते हैं उदाहरण के लिए, जब दो प्लेटें परस्पर विपरीत दिशा में सरकती हैं तो अपसारी प्लेट किनारे का निर्माण होता है ना। यह प्रक्रिया यानी यह क्रिया तीनों महासागरों में, यह प्रक्रिया तीनों महासागरों में मध्य अटलांटिक कटकों के सहारे संपन्न हो रही है। जब दो प्लेटें परस्पर विपरीत दिशाओं में सरकती हैं, यहां पे हम दिखा दे इधर और इधर, यहाँ पे आपने बनाया है, और यहाँ पे भी इधर और इधर। जब दो प्लेट किनारे परस्पर विपरीत दिशा में खिसकते हैं तो अपसारी प्लेट किनारे का निर्माण होता है। यह प्रक्रिया तीनों महासागरों में, यानी प्रशांत महासागर में, अटलांटिक महासागर में और हिंद महासागर में, यह प्रक्रिया तीनों महासागरों में मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न हो रहा है।
महासागरों के मध्य में जो कटक पाए जाते हैं उनके सहारे यह प्रक्रिया संपन्न हो रही है। ठीक है। जब अपसरण की प्रक्रिया में, जब आमने सामने अपसरण यानी दूर हटने की प्रक्रिया में, जब अपसरण की प्रक्रिया में प्लेटें परस्पर दूर हटती हैं तो रिक्त स्थान का निर्माण होता है। रिक्त स्थान बनने से मेंटल के ऊपर दाब मुक्ति हो जाती है, यानी दबाव कम हो जाता है मेंटल के ऊपर। मेंटल अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है, तो मेंटल जो कि अपेक्षाकृत गर्म क्षेत्र है, प्लेटों के परस्पर दूर हटने से दाब मुक्ति की अवस्था हो जाती है, यानी प्लेटों पर दाब कम हो जाता है, सॉरी मेंटल पर दाब कम हो जाता है। इसके चलते मेंटल से लावा का उद्गार बाहर की तरफ होने लगता है। जब मेंटल से लावा बाहर निकलता है तो रिक्त स्थान को भरकर नई क्रस्ट का निर्माण करता है। जब बार बार लावा का उद्गार होता है, तो जब कटक के सहारे बार बार लावा का उद्गार होता है तो बार बार लावा का उद्गार होने से जो नवनिर्मित क्रस्ट है यहां पर, वो दो भागों में टूटकर विपरीत दिशाओं में सरक जाती है। नवनिर्मित क्रस्ट दो भागों में टूटकर विपरीत दिशा में खिसक जाती है। यही कारण है कि नवनिर्मित क्रस्ट हमेशा कटक से दूर हटती रहती है और लगातार नई क्रस्ट का निर्माण होता रहता है। मध्य महासागरीय कटकों के सहारे लावा का जो उद्गार होता है वो दरारी उद्गार के रूप में होता है, विस्फोटक उद्गार नहीं होता है। जब कटक के सहारे लावा का उद्गार होता है तो शांत रूप में धीरे धीरे लावा बाहर निकलता है। वहां पर महासागर की तली की बात कर रहा हूं, जहां पर कटक है, वहां पर जब लावा का उद्गार होता है तो शांत रूप में धीरे धीरे बाहर की ओर फैलता है। तो ये कह रहा हूं कि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे लावा का दरारी उद्गार होता है, यानी लावा शांत रूप में बाहर आता है। स्वयं मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण भी इसी लावा के निक्षेपण और जमाव से हुआ है। ये जितने भी मध्य महासागरीय कटक है, चाहे हिंद महासागर में कार्लसबर्ग कटक है, चाहे मध्य अटलांटिक कटक है, चाहे प्रशांत महासागर में नजका प्लेट के सहारे पाई जाने वाली जो कटक है, ये इनका निर्माण लावा के जमाव से ही हुआ है ना। जब अच्छा एक चीज है कि यहाँ पे महासागर में, अटलांटिक महासागर में यहाँ पे कौन सा द्वीप पाया जाता है? आइसलैंड। यहाँ पे पता है आइसलैंड कहाँ है? मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है। यानी कटक की ऊंचाई अगर कहीं बहुत ज्यादा ऊपर तक बढ़ा है, लावा की तेजी से, अगर लावा अगर तेजी से निकल रहा है और उसके चलते कटक की ऊंचाई अगर बढ़ती गई तो कटक सागर सतह से ऊपर झांकने लगेगा। आइसलैंड का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। तो लावा जब कटक के ऊपर लावा का, यानी दरार के माध्यम से लावा बाहर निकल रहा है, तो जब कटक के ऊपर लावा का, ये कटक है आपका, ये देख रहे हैं, ये कटक है, ये सघन तरंगे हैं, विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं, भूपटल से टकराकर विपरीत दिशा में, इसके चलते प्लेटें परस्पर दूर हट रही हैं, है ना। और लावा के निक्षेपण से यहाँ पे कटक का निर्माण हुआ। जब कटक के ऊपर लावा का तीव्र निक्षेपण और जमा होता है, निक्षेपण मतलब जमा होना ही उसको कहते हैं। जब कटक के ऊपर लावा का तीव्र निक्षेपण और जमा होता है तो ऊंचाई इतनी अधिक हो जाती है कि जमा हुआ लावा भूसतह के ऊपर तक पहुंच जाता है। इससे ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण होता है। उदाहरण के लिए उत्तरी अटलांटिक महासागर में आइसलैंड। ठीक है, फिर से बोलता रहा हूं, जब कटक के सहारे लावा का तीव्र निक्षेपण और जमाव होता है तो कटक की ऊंचाई काफी बढ़ जाती है, जिससे ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड द्वीप पर अभी भी लावा की सतत आपूर्ति हो रही है, यानी आइसलैंड पर लावा का सतत प्रवाह अभी भी जारी है। यहाँ पर लावा का प्रवाह रुका नहीं है आइसलैंड पर। यही रीजन है कि आइसलैंड का लगातार विस्तार हो रहा है, यानी आइसलैंड का क्षेत्रफल धीरे धीरे बढ़ रहा है, घट नहीं रहा है ना। तो चूंकि अपसारी प्लेट किनारों के सहारे प्लेटें परस्पर लगातार दूर हटती रहती हैं, यही रीजन है कि मेंटल से लावा की आपूर्ति सतत रूप से और लगातार बनी रहती है ना। ये हो गया अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखी क्रिया। ठीक है, अब तक मैंने जो बोला उसे आप फिलहाल नोट्स के रूप में लिख लीजिए। इसके बाद तब मैं पढ़ाऊंगा अभिसारी प्लेट किनारे के रूप में ज्वालामुखी क्रिया। अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखी क्रिया कैसे होती है इसके बाद समझेंगे। पहले अब तक जो बोला उसे हम नोट्स के रूप में लिखते हैं। आइए, उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मैंने समझाया आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। इसे लिख लेते हैं। चैप्टर का नाम है ज्वालामुखीयता
वल्केनिसिटी, पृथ्वी के भीतर लावा की उत्पत्ति या पृथ्वी के भीतर लावा और गैस की उत्पत्ति से लेकर उनके भूपटल की चट्टानों की दरारों और धरातल पर प्रकट होने की समस्त क्रियाओं को ज्वालामुखी क्रिया अथवा ज्वालामुखीयता कहते हैं। जिस छिद्र अथवा दरार से होकर गर्भ लावा, गैस, चट्टानों के टुकड़े और धूल इत्यादि बाहर भूसतह पर प्रकट होते हैं उसे ज्वालामुखी कहते हैं। ठीक है, या ज्वालामुखी छिद्र कहते हैं, आप ऐसे समझ सकते हैं। ये निःसृत पदार्थ मतलब बाहर आने वाले, निःसृत को आप ऐसे लिखेंगे, निःसृत पदार्थ। ये निःसृत पदार्थ जब ज्वालामुखी छिद्र के चारों तरफ क्रमशः जमा होते जाते हैं तो ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। थोड़ी देर पहले चित्र बनाया था, जब शंकु का आकार काफी बड़ा हो जाता है तो ज्वालामुखी पर्वत का निर्माण हो जाता है। इस पर्वत के शीर्ष पर जो छिद्र होता है वो एक पतली नली के माध्यम से भूगर्भ से जुड़ी होती है, उसे हम ज्वालामुखी नली कहते हैं। जब धसाव के कारण अथवा विस्फोट के कारण ज्वालामुखी छिद्र का विस्तार हो जाता है तो उसे हम क्रेटर कहते हैं। जब क्रेटर का आकार भी काफी बड़ा हो जाता है तो उसे हम कैल्डेरा कहते हैं। ठीक है, उसमें जब पानी भर जाता है तो क्रेटर या कैल्डेरा झील का निर्माण हो जाता है। समझने के लिए लिखना है, क्योंकि आप समझेंगे तभी तो एग्जाम हॉल में उत्तर दे पाएंगे। सब कुछ एग्जाम हॉल में नहीं लिखना है, एग्जाम हॉल में तो उतना ही लिखना है जितना प्रश्न पूछा जाए। आगे, ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है, दरारी उद्गार द्वारा या दरारी उद्भेदन द्वारा और केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। फिर से बोल रहा हूं, ज्वालामुखी क्रिया दो प्रकार की होती है, दरारी उद्भेदन द्वारा और केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। पहला लिखिए, दरारी उद्गार द्वारा। दरारी उद्गार द्वारा लावा धीरे धीरे शांत रूप में धरातल की दरारों से होकर सतह पर आता है। ऐसा तब होता है जब लावा के साथ गैस की मात्रा बहुत कम होती है, यानी जलवाष्प की मात्रा बहुत कम होती है। तरल होने के कारण लावा बृहद क्षेत्र में फैल जाता है। दरारी उद्गार के अंतर्गत जो लावा बाहर आता है वो बहुत तरल होता है, इसलिए बृहद क्षेत्र में आसानी से फैल जाता है। बार बार लावा का दरारी उद्गार होने से आसपास के क्षेत्र में लावा पठार का निर्माण हो जाता है। लावा पठार मतलब वो बेसाल्ट चट्टान की पठार होते हैं। ठीक है, चट्टानें उसकी बेसाल्ट की होती हैं, तो आसपास के क्षेत्र में लावा पठार का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए भारत का दक्कन लावा पठार और यूएसए का कोलंबिया पठार इसी प्रक्रिया से बना है। दरारी उद्भेदन में गैस और विखंडित पदार्थ की मात्रा काफी कम होती है। अगला हेडिंग आप डालेंगे, केंद्रीय उद्भेदन द्वारा। केंद्रीय उद्भेदन में लावा किसी छिद्र के माध्यम से विस्फोटक रूप में भूसतह पर प्रकट होता है। लावा के साथ गैस और विखंडित पदार्थ अधिक होता है। जब लावा के साथ जलवाष्प की मात्रा अधिक होती है तो यह कमजोर भूपटल को तोड़कर विस्फोटक रूप में धरातल पर प्रकट होती है। केंद्रीय उद्भेदन के द्वारा निकलने वाला जो लावा होता है वो बहुत चिपचिपा होता है। केंद्रीय उद्भेदन में बाहर आने वाला लावा चिपचिपा होता है, इसलिए आसानी से फैल नहीं पाता, बल्कि विखंडित पदार्थों के साथ आसपास के क्षेत्रों में ही जमकर ठोस हो जाता है। केंद्रीय उद्भेदन में निकलने वाला लावा चिपचिपा होता है, इसलिए बृहद क्षेत्र में फैल नहीं पाता, बल्कि विखंडित पदार्थों के साथ छिद्र के आसपास ही जमकर ठोस हो जाता है। इससे ज्वालामुखी शंकु का निर्माण होता है। ठीक है, यानी एक शंकुआकार स्थलाकृति का निर्माण होता है। जब विखंडित पदार्थ के साथ आसपास के क्षेत्र में ही जमकर ठोस हो जाता है तो एक शंकुआकार स्थलाकृति का निर्माण होता है। शंकुआकार स्थलाकृति, शंकुआकार स्थलाकृति का निर्माण होता है जिसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। यही बाद में ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है। आप इतना तोड़ तोड़ कर इसलिए लिख रहे हैं ताकि समझ सकें। एग्जाम हॉल में यहां जितना ही विस्तृत लिखेंगे, एग्जाम हॉल में आपको उतना ही चतुराई का परिचय देना होगा कि कैसे संक्षिप्त में लिखकर अपनी बात को पहुंचा देना है। यहाँ पे तो लिखना जरूरी है, क्योंकि लिखेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे, क्योंकि यहाँ पे तो आप बेस बना रहे हैं अभी। ठीक है, तो
चिपचिपा होने के कारण यह लावा विस्तृत क्षेत्र में फैल नहीं पाता और विखंडित पदार्थों के साथ आसपास के क्षेत्र में ही जमकर ठोस हो जाता है, यानी छिद्र के पास ही जमकर ठोस हो जाता है, जिससे शंक्वाकार स्थलाकृति का निर्माण होता है। इसे हम ज्वालामुखी शंकु कहते हैं। बाद में ज्वालामुखी पर्वत का रूप धारण कर लेता है क्योंकि बहुत बड़ा हो जाता होगा। नेक्स्ट, केंद्रीय उद्गार द्वारा बने ज्वालामुखी काफी विनाशक होते हैं। इनके उद्गार के समय भूकंप के झटके भी आते हैं क्योंकि विस्फोट बहुत ही तगड़ा होता है यहां पर शीर्ष पर। नेक्स्ट, वर्तमान समय में पैरा चेंज करके, वर्तमान समय में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत ही एकमात्र सिद्धांत है जो ज्वालामुखी क्रिया विधि की सटीक व्याख्या करने में सक्षम है। ज्वालामुखी क्रिया और प्लेट किनारों में गहरा संबंध देखा जाता है। प्लेट किनारों पर ज्वालामुखी उद्गार हेतु सभी परिस्थितियां विद्यमान होती हैं। डैश 1 2 3 4 करके आप लिखिए। पहली परिस्थिति, पहला, प्लेट किनारे परस्पर सटे हुए और गतिशील होने के कारण विवर्तनिक रूप से अस्थिर क्षेत्र होते हैं। दूसरा, प्लेट किनारे या प्लेटें एस्थेनोस्फीयर के ऊपर स्थित हैं जहां तापमान अधिक होता है। तीसरा, अधिकतर प्लेट किनारे महासागरीय क्षेत्रों के नीचे स्थित होते हैं या अधिकतर प्लेट किनारे महासागरों के नीचे स्थित होते हैं जिससे जलवाष्प की आपूर्ति सुनिश्चित होती है। ठीक है, यही कारण है कि अधिकांश ज्वालामुखी क्रियाएं महासागरों के मध्य भाग में या महासागरों के तटीय क्षेत्रों में संपन्न होती हैं, जैसे जापान में, फिलीपींस में, है ना, एंडीज पर्वत के सहारे, ये भी तो तटीय क्षेत्र ही है, एंडीज के सहारे, रॉकीज पर्वत के सहारे, एंडीज पर्वत के सहारे, यहाँ पे चीन के पूर्व में जापान के सहारे, फिलीपींस के सहारे, है ना, इंडोनेशिया के सहारे। इंडोनेशिया में अक्सर ज्वालामुखी विस्फोट होता रहता है। हर बार जब हम करंट पढ़ते हैं तो इंडोनेशिया में 1-2 ज्वालामुखी विस्फोट हम पढ़ते ही पढ़ते हैं। यानी अधिकतर जो अधिकतर प्लेट किनारे महासागरों के नीचे स्थित हैं। यही कारण है कि अधिकतर जो ज्वालामुखी क्रियाएं होती हैं या तो महासागरों के मध्य भाग में होती हैं या तटीय क्षेत्रों में संपन्न होती हैं। आप साफ साफ देख रहे हैं, ठीक है। विवर्तनिक रूप से, अब चौथा लिखिए, चौथा पॉइंट, विवर्तनिक रूप से अस्थिर होने के कारण प्लेट किनारों पर भूपटल भी काफी कमजोर होता है जिसे तोड़कर लावा आसानी से बाहर प्रकट हो जाता है। ठीक है, यही कारण है कि विश्व की 95% ज्वालामुखी क्रियाएं प्लेटों के किनारों पर ही होती हैं। अब नेक्स्ट पैरा चेंज करके लिखिए। प्लेट किनारे 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी प्लेट किनारा, अभिसारी प्लेट किनारा और संरक्षी किनारा। ठीक है, हेडिंग डालिए, अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीयता। अपसारी प्लेट किनारों के सहारे ज्वालामुखीयता, कुछ भी नया आप नहीं पढ़ रहे हैं। अब तक आप प्लेट किनारा, रचनात्मक प्लेट किनारा, विनाशी प्लेट किनारा पढ़कर पक चुके होंगे, तो कुछ भी नया नहीं है। जो आप पढ़े हैं अच्छे से समझ चुके हैं, बस उसी की हम व्याख्या करते जा रहे हैं। तो अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीयता। ठीक है, अपसारी प्लेट किनारे महासागरों के मध्य भाग में कटक के सहारे पाए जाते हैं। अपसारी प्लेट किनारा महासागरों के मध्य भाग में मध्य महासागरीय कटकों के सहारे पाए जाते हैं जहां पर प्लेटें परस्पर विपरीत दिशा में खिसक रही हैं। विपरीत दिशा में खिसक रही मतलब दूर जा रही हैं। ठीक है, यह प्रक्रिया तीनों महासागरों में मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न हो रही है। यह क्रिया तीनों महासागरों में, यानी हिंद महासागर में, अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, तीनों महासागरों में मध्य महासागरीय कटकों के सहारे संपन्न हो रही है। ठीक है, प्लेटों की विपरीत दिशा में सरकने से या प्लेट किनारों की विपरीत दिशा में सरकने से बीच में रिक्त स्थान का निर्माण हो जाता है जिससे मेंटल के ऊपर दबाव कम हो जाता है। परिणाम स्वरूप मेंटल से लावा बाहर निकलता है और नई क्रस्ट का निर्माण होता है। लावा बाहर निकलता है, गैप को भर देता है और नई क्रस्ट का निर्माण होता है। बार बार लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट टूटकर 2 भागों में विभक्त हो जाती है और विपरीत दिशा में सरक जाती है। बार बार लावा के उद्भेदन के कारण नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर विपरीत दिशाओं में सरक जाती है।
इस प्रक्रिया से सागर तली का विस्तार हो रहा है। सागर तली का लगातार विस्तार क्यों हो रहा है? क्योंकि नई क्रस्ट का निर्माण हो रहा है, लगातार नई क्रस्ट का निर्माण होता जा रहा है, इसलिए सागर तली का विस्तार हो रहा है। फिर से बोल रहा हूं, बार बार लावा के उद्भेदन से नवनिर्मित क्रस्ट विखंडित होकर विपरीत दिशाओं में सरक जाती है, जिससे सागर तली का विस्तार हुआ है। लावा के निक्षेपण और जमाव से ही मध्य महासागरीय कटकों का निर्माण हुआ है। उदाहरण के लिए कार्लसबर्ग कटक और मध्य अटलांटिक कटक, यानी कटकों का निर्माण भी लावा के निक्षेपण और जमाव से ही हुआ है। जब कटक के सहारे लावा का तीव्र निक्षेपण और जमाव होता है, ठीक है, जब कटक के सहारे लावा का तीव्र निक्षेपण और जमाव होता है तो ज्वालामुखी द्वीपों का निर्माण हो जाता है। उदाहरण के लिए आइसलैंड का निर्माण इसी प्रक्रिया से हुआ है। आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है। सारी बातें लिखनी है क्योंकि अभी आप समझ रहे हैं। तो फिर से देखिए, जब कटक के सहारे लावा का तीव्र निक्षेपण और जमाव होता है तो ज्वालामुखी द्वीप का निर्माण हो जाता है, ठीक है। उदाहरण के लिए आइसलैंड मध्य अटलांटिक कटक के ऊपर स्थित है। लगातार लावा के प्रवाह से, यानी कटक के सहारे, मध्य अटलांटिक कटक के सहारे निरंतर लावा के प्रवाह से अभी भी आइसलैंड का विस्तार हो रहा है। आइसलैंड का क्षेत्रफल लगातार बढ़ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप शुरू में जब आपने ये लिखा था, इन चित्रों को कहां पे बनाना है, इन चित्रों को बनाना है शुरू में ही बना देंगे। जितना ही शुरू में इन चित्रों को आप बना देंगे, यानी जब आपने हेडिंग डाला था अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीता, उसके ठीक बाद आप इसे बना दीजिएगा और इस चित्र को बना दीजिएगा। इसको बना के आप लिख देंगे। जैसे आजकल छोटे छोटे प्रश्नों का जमाना है, आपसे पूछा जाएगा ऐसे कि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे लावा के, या मध्य महासागरीय कटकों के सहारे सागर तली के प्रसार, है ना, लावा के निस्राव, कटकों सागर तली के प्रसार और ज्वालामुखी द्वीपों के निर्माण को दर्शाइए। तो आपको इसी को व्याख्या करना होगा कि मध्य महासागरीय कटकों के सहारे लावा का निस्राव, द्वीपों का निर्माण अपसारी प्लेट किनारे के सहारे होता है। उसके बाद अपसारी प्लेट किनारे को दिखाते हुए ये चित्र बना के अभी तक जो व्याख्या की आप उसी तरह से कर दीजिए, क्योंकि छोटे छोटे प्रश्नों के इस दौर में आपके ज्ञान का परीक्षण किया जाएगा। छोटे छोटे प्रश्न इस तरह से पूछे जाएंगे कि आपके पास हो सकता है पहले से एकदम हूबहू नोट्स अवेलेबल ना हो, लेकिन अगर आप जितना ही डिटेल में लिखकर मेरे साथ समझ लेंगे, आप उत्तर लिखने में उतने ही सक्षम हो जाएंगे। आपको अपनी रचनात्मकता तो दिखानी ही दिखानी है। आप हूबहू कोई भी नोट्स पढ़कर सिविल सेवा परीक्षा नहीं पास कर सकते हैं जब तक आपके अंदर वो क्रिएटिविटी ना हो। तो मैं जितना लिखवाता जाता हूं उसे हूबहू उसी शब्द में लिखते जाइए। परिणाम ये होगा कि जब छोटे छोटे प्रश्न आपके सामने आएंगे तो आप आसानी से 150 शब्दों 250 शब्दों में अपनी बात को, हाँ एक चीज और है, जब 250 शब्दों में प्रश्न का उत्तर पूछा जाएगा, हम तो कह रहे हैं कि ये दोनों चित्र बना देने के बाद अगर आप 200 शब्दों में भी लिख देते हैं तो आपको नंबर कम नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने केवल शब्दों का प्रयोग नहीं किया, 50 शब्द बचा के आपने कहीं ज्यादा रचनात्मक तरीके से दोनों चित्र बनाकर भी दिखाए हैं। तो जब चित्र बना देंगे तो थोड़ा भी लिख देंगे तो आपको नंबर बहुत मिलेगा। ये हो गया अपसारी प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीता। अगले चैप्टर में हम अभिसारी और संरक्षित प्लेट किनारे के सहारे ज्वालामुखीता पढ़ेंगे। वो अगले चैप्टर में, अगले लेक्चर में खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो बनने वाली शिलाकृतियां हैं वहां से छोटे छोटे प्रश्न को पूछे जाते हैं। ज्वालामुखी क्रिया द्वारा जो शिलाकृतियां बनती हैं वो भूसतह के ऊपर तो बनती ही हैं, भूसतह के नीचे भी बनती हैं। क्योंकि हमने थोड़ी देर पहले बताया कि लावा जब बाहर निकलता है दरार या छिद्र के माध्यम से, कभी कभी भूसतह पर प्रकट नहीं हो पाता, कई बार वो चट्टानों की दरारों में ही फंसकर ठोस हो जाता है। तो भूसतह के नीचे चट्टानों में भी कुछ रोचक और आकर्षक शिलाकृतियों का निर्माण होता है, और साथ ही भूसतह के ऊपर ही। तो ज्वालामुखी क्रिया द्वारा बनने वाली जो शिलाकृतियां हैं 2 प्रकार की होती है, भूसतह के ऊपर और भूसतह के नीचे, दोनों का अध्ययन किया जाएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। हर शिलाकृति का चित्र बना बना के 2-2 लाइन में समझना है, ज्यादा नहीं लिखना होता है। शिलाकृति का चित्र बनाइए, उसके बारे में 3 या 4 लाइन लिख दीजिए, बहुत ही आसान होता है। उसके बाद ज्वालामुखीता और ज्वालामुखी क्रिया से बनने वाली शिलाकृतियां अगले 2 या 3 लेक्चर में समाप्त हो जाएंगी। फिर हम अगला चैप्टर पकड़ लेंगे। ठीक है, नमस्कार।